India's best learning app. 12th के चैप्टर में हमारा पहले ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पहले तो एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रेफरेंस लेना था जिसकी चर्चा हम लोगों ने किया। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की चर्चा हम लोगों ने किया। आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ की चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोगों का प्लांट रिप्रोडक्शन यानी कि फ्लावर्स और उसमें होने वाले रिप्रोडक्शन की प्रक्रियाओं की अध्ययन करेंगे। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। हमारे बच्चे ये चूँकि चैप्टर वाइज डिवाइड किया गया है आपकी किताब में, तो हमारे बच्चे इससे कंसर्न क्वेश्चंस को निश्चित तौर पे करते रहेंगे और बार बार इसको पढ़ के इसके कन्फ्यूजन्स को समझ करके और अगर कंसर्न कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो फर्दर ऑन करस्पॉन्डेंस करके इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे ताकि किसी भी तरह के कन्फ्यूजन्स उनके दिमाग में नहीं रह जाए। बच्चों, आज का टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ अपने आप में एक संपूर्ण टॉपिक बन जाता है, इसलिए क्योंकि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों को देखना पड़ता है। इनफर्टिलिटी इसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। माल फंक्शनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी एक प्रॉब्लम्स है जिनका रेक्टिफिकेशन और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के और भी बहुत सारे मेथड्स हमारे पास आज के डेट में अवेल्ड हैं। हम उन सब की चर्चा करेंगे यहाँ पे। आप आज तक ये पढ़ते रहे हैं कि हम लोग का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के कितने स्टेप्स हैं, किस तरह से इनको डिवाइड किए हैं, कहाँ कहाँ इनको हम लोगों ने सेगमेंटेड किया है, इन सब की चर्चा आज के चैप्टर में करेंगे। साथ ही साथ हमारे पास अभी जो सबसे बड़ा बर्निंग टॉपिक है वो है बढ़ता हुआ पॉपुलेशन। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने कॉन्ट्रासेप्टिव्स का एक रेफरेंस लेके चले थे, लेकिन क्लास 12th के लिए हमारी वो रेफरेंस सिर्फ एक इंट्रोडक्शन मात्र थी। आज हम लोग उसका विस्तृत दायरे में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। आज के पढ़ाई में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है कई सारे टेक्निकल टर्म का आना। तो मेरे बच्चों, उन टेक्निकल टर्म्स को आपको लिखना होगा, रिवीजन करनी होगी। आज कॉपी और कलम आपके हाथ में होना अनिवार्य है। आज यदि बिना कॉपी कलम के आप सिर्फ वीडियो देखकर पढ़ने का प्रयास करिएगा तो आज की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी। सो फटाफट एक कॉपी लीजिए और एक कलम लीजिए और बारीकी से लिखेंगे। आज मैं बहुत ही धीरे धीरे स्लो सारे टर्म्स को रिपीट करूंगा। सो हड़बड़ाएंगे नहीं, पैनिक नहीं होंगे, आराम से सारे टर्म को लिख कर डिफिनेशन को समझ कर और चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ आज का चैप्टर है हमारा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो सबसे पहले आप समझ लो कि बात यहाँ हम लोग करेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या हुआ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को आज हम लोग यहाँ से डिफाइन करेंगे। तो समझिए कि आज हमारे लिए ये प्रॉब्लम्स क्यों बना हुआ। तो इंडिया जो है, हमारा जो देश है, ये इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इनिशिएट किया था। देखिए, जनसंख्या को लेकर के हम लोग सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं। फैमिली प्लानिंग वर्ड को इनिशिएट किया था इन 1951 और इस फैमिली प्लानिंग की जो बातें हुई थी उसमें हम लोगों ने दो बातों को रखा था। पहली बात कि हम लैक्टेटिंग मदर्स, प्रेग्नेंट वीमेंस और जो फ्यूचर में मदर बनेंगी ऐसी महिलाओं के, मतलब कि महिला कल्याण विभाग, एक तरह से कहें कि फीमेल वेलफेयर के लिए काम करेंगे। तो हमारा फैमिली प्लानिंग का अर्थ यहाँ से फैमिली वेलफेयर का था, जिसमें हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहे थे। आप यहाँ देखिए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है सोसाइटी में ये एक क्रूशियल पार्ट ऑफ द जनरल हेल्थ है। चूँकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग इन टर्म्स को एक्सप्लेन अप नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि ये बहुत ही खराब बात है, इसको हम लोग कैसे बात करेंगे, डॉक्टर से कैसे कहेंगे, किसी और से कैसे कहेंगे, कैसे इसको डील करेंगे, और वो इन बीमारियों को छुपाते हैं और छुपाते छुपाते यह एक मेजर, एक सीवियर प्रॉब्लम बनकर सामने आता है। जब यह सीवियर प्रॉब्लम बनकर के सामने आता है फिर उनके जान को भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस प्रोग्राम के तहत RCH मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर,
RCH ये एक वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया था जिस पे कि हम लोगों ने काम करना शुरू किया और आज भी इस पे काम हो रहा है। हमारा हेल्थ विभाग, हमारे महिला कल्याण विभाग, महिला वेलफेयर सोसाइटी जिसको कह लें, और हमारा जो गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन WHO, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस लगातार इस विषय पे काम कर रहे हैं। तो इस काम के दरमियान हम लोगों ने ऐसी व्यवस्थाएं की जिसमें कि महिलाओं के हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जा सके और उनको उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। आज दूसरा प्रॉब्लम जो आज हमारा एक सोशल नहीं, एक ग्लोबल प्रॉब्लम्स बन गया। ग्लोबल प्रॉब्लम इसलिए करेगा कि कुछ एक कंट्री की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है जहां पर कि उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ को भी फुलफिल करने में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आज हम लोग भारत की बढ़ती जनसंख्या और उस रैपिड इंक्रीजमेंट के कारण जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसकी चर्चा करेंगे। तो कह रहे हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल जो चैप्टर है, इस चैप्टर के तहत हम लोग रैपिड इंक्रीजमेंट इन द ह्यूमन पॉपुलेशन साइज ओवर अ रिलेटिव शॉर्ट टाइम पीरियड इज कॉल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड में अगर ह्यूमन की जनसंख्या उस निश्चित क्षेत्रफल में, यानी कि एक measured areas में number of the population is increased in a very short time period, this is called human population explosion। तो आज भारत में ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की सिचुएशन बनी हुई है और इस पॉपुलेशन के जो बढ़ने का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ये कुछ फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे फर्टिलिटी, यानी कि व्हाट इज द रेट ऑफ फर्टिलिटी इन दैट एरिया। फिर है नेटलिटी। नेटलिटी कहते हैं कि बाल्यावस्था में वहाँ के मेंटेनेंस कैसे, मोर्टेलिटी यानी उनका मृत्यु दर क्या है, और फिर माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब वहाँ के लोग या तो वहाँ से निकल के उस निश्चित सरकमफरेंस से बाहर जाते हैं या बाहर के लोग अंदर आते हैं, इस हिसाब से वहाँ का पॉपुलेशन का मेजरमेंट होगा। तो ये माइग्रेशन हो गया। एज कि व्हाट आर द एज ऑफ द पॉपुलेशन इज देयर, और सेक्स स्ट्रक्चर। सेक्स स्ट्रक्चर से हम लोग कि वहाँ पे कितने मेल और कितने फीमेल हैं, ये हमारी मेजरमेंट यूनिट होगी। दूसरा क्या है कि इंक्रीजिंग हेल्थ फैसिलिटीज एंड बेटर लिविंग कंडीशंस, यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के पीछे हेल्थ फैसिलिटीज और बेटर लिविंग कंडीशंस भी हैं। उसके बाद आउट ऑफ 6 बिलियन वर्ल्ड पॉपुलेशन, आप सोचो जरा सा, आउट ऑफ द 6 बिलियन पॉपुलेशन हमारा 1.3 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ द इंडियंस आर कोऑपरेटिंग इन द 6 बिलियंस ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये क्या है कि रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, यानी आज बढ़ती हुई मेडिकल फैसिलिटीज़ के कारण जो है डेथ रेट डिक्रीज किया और बर्थ रेट एज इट इज़ है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा। मोर्टेलिटी रेट घटने से और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि बचपन में जन्म के समय बच्चों के मृत्यु दर घटी है। आप जरा सा कंपैरिजन करके देखेंगे तो आज से 30 वर्ष पहले जच्चा बच्चा मृत्यु यानी कि मदर और फोइटस के डेथ रेट और आज के मदर और फोइटस के डेथ रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क देखेंगे। आज हमारे 1000 में एक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि IMR हमारी बहुत लेस गई है। इसके पहले हमारा IMR बहुत ज़्यादा था। उसका कारण क्या था? मेडिकल केयर का अभाव। प्रसव के कार्य यानी कि जो बच्चे के जन्म का कार्य था वो घरों में की जाती थी और उसके लिए घर के बड़े बुजुर्ग महिलाएं ही अब पूरी जिम्मेवारी निभाते थे। वहाँ एक अनसाइंटिफिक मेथड से बच्चों की जन्म कराई जाती थी और उस प्रसव के दौरान जच्चे बच्चे यानी कि माता और बच्चे दोनों के मृत्यु का रेट काफ़ी हाई था। आज हमारे पास आंगनवाड़ी की कुशल सहायिका प्राथमिक अस्पतालों में यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, रेफरल हॉस्पिटल्स, मेडिकल हॉस्पिटल्स, ऐसी जगहों पे प्रसव की उत्तम व्यवस्था सरकार के द्वारा बहुत ही मिनिमम एक्सपेंडिचर पे, बहुत ही कम खर्च पे करी गई है, जिसके कारण IMR की जो आपकी
संख्या थी उसमें काफ़ी डिडक्शन हुआ, और ये घटने के कारण हमारा पॉपुलेशन रेट इंक्रीजमेंट का एक वजह ये भी बना। अब बात करते हैं कि ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज अराउंड 1.7%। आज हमारा जो ग्रोथ रेट है इंडियन पॉपुलेशन का पर एनम 1.7%। मोस्ट ऑफ द अर्बन पीपल्स आर अनएजुकेटेड। अब वो एजुकेटेड नहीं है तो वो सोचते हैं कि मोर हैंड विल अर्न मोर मनी। जैसे कि आप सपोज करो कि एक व्यक्ति है जिनके कि 5 संतान है, वो सोचते हैं कि ठीक है हमारा बच्चा नहीं पढ़े लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अरे 5 बच्चा है, मजदूरी भी करेगा और अगर 500 रुपया कमाएगा तो 2500 रुपया आएगा। 2500 रुपया में कितना घर में खर्च होगा? 1000 रुपया। फिर भी हम 1500 का सेविंग करेंगे, और उस 1500 के सेविंग से मंथ के कितने पैसे हो गए सोचो, तो 45,000 रुपया मंथ का सेविंग हो जाएगा, हमारा सेविंग हो जाएगा। अगर संतान ही नहीं रहेगा तो कमाएगा नहीं तो फिर हमारी सेविंग कैसे बढ़ेगी? तो ये अनएडुकेटेड जो कम पढ़े लिखे या अशिक्षित लोग हैं उनकी ये सोच है। वो ये नहीं सोचते हैं कि बढ़ती हुई हमारी जनसंख्या की जो बेसिक नेसेसिटी होगी उसको कैसे फुलफिल करेंगे। तो बच्चों यहाँ से हम लोगों ने देखा कि ग्रोथ रेट ऑफ द बढ़ने के जो रीजन्स हैं उनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ क्या है, द रेगुलेशन ऑफ द कॉन्सेप्शन बाई प्रिवेंटिंग मेथड्स devices is limited in number of the offspring is called birth control। यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप बच्चों के जन्म को आर्टिफिशियल मेथड से जब रोकते हैं, किसी भी आर्टिफिशियल मेथड को इम्प्लीमेंट करके जब आप बर्थ रेट को कंट्रोल करते हैं, यानी कि बर्थ को रोकते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ द ऑफ स्प्रिंग्स को डिड्यूस करते हैं, तो इस प्रोसेस को ही हम लोग बर्थ कंट्रोल कहेंगे। और इसके लिए जो डिवाइसेस यूज करेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कौन सा डिवाइस? कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो इस कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के मदद से जब हम बच्चों को रोकेंगे तो इसी प्रोसेस को हम लोग बर्थ कंट्रोल कहेंगे। और ये फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए हम लोग कॉन्ट्रासेप्शंस का यूज करेंगे। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो है यह एक प्रिवेंटिव मेथड्स है, और यह प्रिवेंटिव मेथड्स 2 तरह के हो सकते हैं। ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंटिव मेथड्स हैं ये 2 तरह के हो सकते हैं, यह टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शंस की, हम बात कर रहे हैं गर्भ निरोधकों। जो हमारा ये गर्भ निरोधक विधि जो है ये 2 तरह का होगा, या तो यह टेम्पररी होगा या परमानेंट होगा। अब देखिए ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए सो समझिए। पहला कि ये यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि इसको यूज़ करना बहुत ही झंझट का काम हो, तो लोग इसको अवॉइड करने लगते हैं कि भाई इतना मुसीबत कौन मोल लेगा, इतना मेहनत कौन करेगा। सो इट शुड बी द यूज़र फ्रेंडली। दूसरी बात इसकी अवेलेबिलिटी की है, अगर ये अवेलेबल ना हो तो लोग इसको कैसे यूज करेंगे, तो अवेलेबिलिटी की होनी चाहिए बात। और दूसरी बात क्या कि इसके यूज से कोई किसी तरह का साइड इफेक्ट्स तो नहीं आ रहा है, और अगर साइड इफेक्ट आ रहा है तो कितना आ रहा है। साथ ही साथ नो वे टू इंटरफेरेंस विथ द सेक्सुअल ड्राइव, तो यह सेक्सुअल ड्राइव में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे, इस बात की भी इसमें सुनिश्चितता होनी चाहिए। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। तो आइए आज देखते हैं हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स के जो मेथड्स हैं, कैसे बर्थ कंट्रोल को हम लोग कैरी करेंगे, तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहला जो हमारा एक नेचुरल मेथड है, नेचुरल मेथड क्या है, वो है रिदम मेथड। तो रिदम मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि नो इंटरकोर्स ड्यूरिंग द वीमेंस फर्टिलिटी पीरियड। यानी आप याद करो कि रिप्रोडक्शन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि देयर इज अ वीक दैट इज कॉल्ड सेफ पीरियड। तो वो सेफ पीरियड क्या था, देखिए मेंस्ट्रुएशन के 14वें दिन एवोल्यूशन की ओव्यूलेशन होता है। तो ओव्यूलेशन से एक दिन पहले, चूँकि बॉडी टू बॉडी और कंडीशन टू कंडीशन डिफर करता है, सो हम 12 से 20 दिन को, इस 1 सप्ताह के ड्यूरेशन को सेफ पीरियड मानते हैं।
ठीक है। ये क्या होता है, ये अनसेफ पीरियड मानते हैं। क्यों? क्योंकि 12वें से 20वें दिन के बीच में ओव्यूलेशन किसी भी दिन हो सकता है या ओवम उस समय एक्टिव रहता है। तो इस ओव्यूलेशन से लेकर एक्टिव पीरियड ऑफ द ओवम के हम लोग इसमें जो है मैटिंग की प्रक्रिया को अवॉइड करें, तो इससे संतान उत्पत्ति की जो संभावनाएं हैं उनको कम की जा सकती है। तो ये पहला मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव्स का। दूसरा है विड्रॉल। विड्रॉल मेथड्स, यह भी आपका एक साइंटिफिक मेथड तो है, लेकिन यह एक नेचुरल तरीका है जिसमें क्या होता है कि एजुकेशन ऑफ द स्पर्म के पहले अगर मेल अपने पेनिस को विड्रॉ कर ले फीमेल वेजिना से, तो स्पर्म का ओवम के साथ मैटिंग पॉसिबल नहीं होगा। तो दिस इज द विड्रॉल मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव्स दैट कैन बी यूटिलाइज टू प्रिवेंट द पॉपुलेशन ग्रोथ। तीसरा जो हमारा प्रोसेस है जिसको हम लोग ट्यूबकोटॉमी कहते हैं या इसको ट्यूबल लिगेशन कहते हैं। तो ट्यूबल लिगेशन या ट्यूबकोटॉमी एक ऐसी प्रोसेस है, यह एक परमानेंट मेथड है। यह एक परमानेंट मेथड है फैमिली प्लानिंग की, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि बाय द ऑपरेशन, यानी कि छोटी सी सर्जरी करके, अब तो लेज़र मेथड आ गया है जिसमें हम लोग एक छोटा सा सिर्फ पंचर करते हैं, पंचर करके अब फीमेल फेलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं। कट करने के बाद क्या होगा कि फीमेल फेलोपियन ट्यूब जो ओवम को कैरी करता था, वो ओवम की कैरी करने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी और यहाँ से जो है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को विराम लग जाएगी। तो यह एक परमानेंट मेथड है। तो ये फीमेल में होने वाला प्रक्रिया है ट्यूबकोटॉमी या ट्यूबल लेगेशन। तो ट्यूबल लेगेशन के ज़रिए हम लोग इस प्रोसेस को बंद कर सकते हैं। बच्चों, ये बहुत याद रखने लायक बात है, हम लोग ट्यूबकोटॉमी में बहुत बार कंफ्यूज करते हैं। सो इसको मार्क कर लेंगे, इसको मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा वेस्कोटॉमी। तो वेस्कोटॉमी क्या है, या क्या इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वास्ट डिफरेंस ऑफ द मेल इज कट और इसको परमानेंटली ब्लॉक कर देंगे। इस परमानेंटली ब्लॉक करने से क्या हो जाएगा कि मेल में स्पर्म को कैरी करने वाला जो डक्ट है, यानी वास्ट डिफरेंस दैट हैज़ बीन ब्लॉक्ड, और इसके ब्लॉकिंग से क्या होगा कि अब यह स्पर्म को कैरी नहीं करेगा, जिससे कि संतान उत्पन्न करने की पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग इसको समझ लिए वेस्कोटॉमी। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है IUCD, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इसको हम लोग कहते हैं IUCD, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यह एक स्मॉल मेटेलिक पीस है, यह आपका एक मेटेलिक पीस है, ये इस शेप में मौजूद रहता है। इसके मदद से ये इस शेप में मौजूद रहता है, जिसको कि हम लोग कॉपर टी के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग ले जा करके और फिक्स कर देते हैं कहाँ पे, तो सर्विक्स के पास। इसको फिक्स कर देंगे कहाँ पे, सर्विक्स के पास। और ये सर्विक्स के पास फिक्स हो जाने के बाद ब्लॉकेज कर देगा, ब्लॉकेज कर देगा किस चीज़ को, स्पर्म और ओवम के मैटिंग को। ये कई बार हार्मोनल भी होता है और कई बार ब्लॉकर भी होता है। तो इस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी निश्चित अवधि होती है, यह 5 सालों के लिए लगा सकते हैं, 1 सालों के लिए यूज कर सकते हैं और 12 सालों के लिए यूज कर सकते हैं। तो एज पर रिक्वायरमेंट इट कैन बी यूटिलाइज्ड। अगला बात करेंगे हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के रूप में यह सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन्फ्लुएंटिंग या इनहिबिटिंग टैबलेट्स हैं, जिनको कि डेली यूज करना है। यह क्या करता है, यह ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को प्रिवेंट कर देता है। नेक्स्ट है कॉन्डम्स। तो आप ये एक थीन रबर शीट का कवर है, जो कि इरेक्टाइल पेनिस के ऊपर इसको कवर अप कर देते हैं, जिससे कि यह एजुकेलेटेड सीमेंस को फीमेल वेजिना के अंदर पोर आउट होने से रोकता है। तो इस तरह से ये सारे मेथड्स हैं जिनके द्वारा कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स के रूप में यूज कर सकते हैं। फिर एक फीमेल कॉन्डम्स जो कि वेजिना के अंदर इंसर्ट करते हैं, यह सीमेंस को कलेक्ट करता है। डायफ्राम अगला हमारा जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, इसके रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक सॉफ्ट रबर कैप है
जो इंटायर यूट्रस को के ओपनिंग्स को, यानी ये पूरे सर्विक्स को कवर अप कर लेता है और यहाँ से स्पर्म को आगे की ओर नहीं जाने देता है। ठीक डायफ्राम के ही लगभग शेप में सर्वाइकल कैप होता है, जो सर्वाइकल कैप सर्विक्स के ऊपर पहुँच करके उसको ब्लॉक करता है। साथ ही साथ ये स्पर्मिसाइड्स इन नेचर होता है। डायफ्राम स्पर्मिसाइड्स नहीं है, लेकिन सर्वाइकल कैप क्या है, ये स्पर्मिसाइड्स है जो स्पर्म को मार देता है। स्पर्मिसाइड्स मतलब जो स्पर्म को मार दे। इसके अलावा कुछ फोम्स और क्रीम आते हैं, जेलीज आते हैं, इनकी मदद से जो है प्रिवेंट किया जा सकता है। यह केमिकल हैं जो स्पर्मिसाइडल्स हैं, इसे वेजिना के अंदर कोट किया जा सकता है या पेनिस के ऊपर कोट किया जा सकता है इंटरकोर्स के बिफोर, जो स्पर्म को मार डालता है और उसे पॉसिबिलिटीज ऑफ द प्रेगनेंसी बिकम्स मिनिमम। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे एक और चीज़ की, वो है आपका नॉर प्लांट डी, जिसे कि हम लोग अंडर स्किन ऑफ द शोल्डर, हाथ के स्किन के अंदर हल्का सा स्क्रैच करके एक छोटा सा कट बना करके उसके अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। यहाँ से ये हार्मोन्स को रिलीज करते रहता है जो ओवम के ओव्यूलेशन प्रोसेस को रोक सकता है और इसको बाद में जब भी आवश्यकता हो तो इसको निकाल भी सकते हैं। तो ये नॉर प्लांट डी इज़ अ वेरी गुड मेथड टू प्रिवेंट द ओव्यूलेशन प्रोसेस और इससे प्रेगनेंसी अटेंड करने के जो पॉसिबिलिटीज़ होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। फिर हम लोग इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का भी यूज़ करते हैं और इसका नाम है डीपो-प्रोवेरा। डीपो-प्रोवेरा एक ऐसी इंजेक्शन है जिसे हम लोग 3 महीने में एक बार यूज़ करते हैं और इसके यूज़ करने से ओव्यूलेशन की प्रक्रिया जो है वो डिस्टर्ब होती है और इससे जो है प्रेगनेंसी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द प्रेगनेंसी बिकम्स वेरी लेस। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये कुछ उपायों को पढ़ा जिसके द्वारा प्रेगनेंसी के प्रोसेसेस को हम लोग अल्टर कर सकते हैं। तो बच्चों इन सबको आपको याद रखना है। अब हम लोग यहाँ से बात करेंगे एमिनोसेंटेसिस की। तो एमिनोसेंटेसिस में क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दरमियान जो फोइटस हैं वह फोइटस एक एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, एक एमनियोन कवर के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड में फ्लोट करते रहते हैं जो कि एक वाटर लाइक सब्सटेंस है। अब इसमें फ्लोट करने से इनको क्या फ़ायदा होता है कि इनके ऊपर मैकेनिकल इंजुरीज़ की इफ़ेक्ट ना के बराबर होती है। मतलब मदर के बॉडी के जो मैकेनिकल मूवमेंट होंगे उस मूवमेंट की वजह से जो हलचल होगी उस हलचल से ये सुरक्षित रहते हैं। साथ ही साथ इनके बॉडी के ड्राइनेस को वो मेंटेन करता है कि ड्राइनेस नहीं होने देता है बॉडी को। तो ये हमारा एमनियोटिक फ्लूइड का काम है। तो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर आपके कुछ खास तरह के फेटल स्किन सेल्स होते हैं और कुछ दूसरे सब्सटेंस होते हैं जैसे अल्फा फेटोप्रोटीन, जिसको कि AFP के नाम से जानते हैं, अल्फा फेटोप्रोटीन। और ये सभी सब्सटेंस जो हैं बेबी हेल्थ और उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हम लोगों को देते रहते हैं, जिससे कि हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं कि बच्चे का हेल्थ कैसा है, बच्चा किस अवस्था में है, वो सुरक्षित तो है ना, कि किसी तरह के उसको मेडिकल असिस्टेंस की आवश्यकता है। यानी अगर हम प्रेगनेंसी के दरमियान बच्चे के मेडिकल हेल्थ को मेज़र करना चाहें तो यह एमनियोटिक फ्लूइड से हम लोगों को बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो एमनियोसेंटेसिस जो है इसका कुछ लोगों ने मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। किस बात के लिए मिसयूज़ करने लगा, तो उसको हम लोग कहते हैं India's best learning app.